हे एवरीवन, वेलकम टू द फोरेंसिक स्टेशन। आज हम बात करेंगे अबाउट एक्सपर्ट एंड उनके रिलेटेड प्रोविजंस। जितने भी हमारे पास प्रोविजंस प्रोवाइडेड हैं इन द इंडियन एविडेंस एक्ट एंड द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। ओके, तो पहले अब एक्सपर्ट क्या होता है। एक्सपर्ट की डेफिनेशन हमें दी गई है अंडर सेक्शन 45 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। जब जो कोर्ट है उन्हें ओपिनियन फॉर्म करना होता है किसी भी फॉरेन पॉइंट लॉ के ऊपर या फिर साइंस पे, आर्ट पे, आइडेंटिफाई करना है उन्हें हैंड राइटिंग, फिंगर इम्प्रेशंस, तो उन ओपिनियंस के लिए उन्हें एक पर्सन चाहिए होता है जो कि स्पेशली स्किल्ड होता है उन कामों में, फॉरेन लॉ में, साइंस में, आर्ट में, और या फिर जो क्वेश्चंस आइडेंटिफाई कर सके हैंड राइटिंग में, फिंगर इम्प्रेशंस में, या उनके जो रिलेटेड फैक्ट्स होते हैं, रेलेवेंट फैक्ट्स होते हैं। तो जो पर्सन अपनी फील्ड में या किसी भी एक फील्ड में या उस काम में वो एक स्पेशली स्किल्ड है उस चीज़ के लिए, उन्हें एक्सपर्ट कहा जाता है। ओके, अब इस डेफिनेशन में हमारे पास कहीं भी एक्सपर्ट के जो क्राइटेरिया होता है ना कि उसको कितना क्वालिफाइड होना चाहिए, कितना एज लिमिट होना चाहिए, तो वो सब मेंशन नहीं है। तो यहाँ पे आप ये नहीं कह सकते हो कि नहीं, जिन्होंने कंप्लीट पूरा मास्टर्स कर रखा है उस सब्जेक्ट से रिलेटेड, ऑनर्स कर रखा है, वो एक्सपर्ट है। नहीं, एक्सपर्ट जो पर्सन रोज़ उस काम को कर रहा है। अब जो नॉर्मल कॉबलर है या कारपेंटर है तो वो अपनी फील्ड ऑफ वर्क में एक्सपर्ट हैं, उनके पास एक क्वालिफाइड डिग्रीज़ नहीं है आपको शो अप करने के लिए, बट वो अपने वर्क में इतना क्वालिफाइड हैं, इतना स्किल्ड हैं वो अपने वर्क में कि वो एज अ एक्सपर्ट के उस पर स्टैंड कर सकते हैं। वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं अगर उस वर्क में थोड़ा कुछ भी क्वेश्चनेबल चीज़ है, वो उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो उन्हें एक्सपर्ट माना गया है यहाँ पे। अब है हमारे पास सेक्शन 45A। सेक्शन 45A में कहा गया है कि यहाँ पे ओपिनियन जो है इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के लिए चाहिए। तो जब कोई भी इंफॉर्मेशन है जो कि ट्रांसमिट हो रही है या स्टोर्ड हो रही है कंप्यूटर सिस्टम में, तो उसके लिए कोर्ट को चाहिए कि वो एक ऐसे मतलब इस ऐसे पर्सन की ओपिनियन लें जो कि मतलब उस केस के लिए एज अ एक्सपर्ट हो। इलेक्ट्रॉनिक एक्सपर्ट को वहाँ पे उन्हें रेफ़र करना पड़ेगा, क्योंकि अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस की बात हो रही है। तो जैसे कि आपके पास आप कंप्यूटर सिस्टम लगा लो, कंप्यूटर सिस्टम हो गया, लैपटॉप हो गए, मोबाइल फ़ोन्स हो गए, पेन ड्राइव, हार्ड ड्राइव, तो ये सब चीज़ें क्या हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं, गैजेट्स। तो इन सब के लिए आपको एक इलेक्ट्रॉनिक एक्सपर्ट ही चाहिए जो उस फील्ड में स्किल्ड हो। ओके, अगर कोई नॉर्मली कोई पर्सन है जिन्होंने कंप्यूटर का भी यूज़ नहीं करा, वो जाके वहाँ पे उस चीज़ को हैंडल अप कर रहे हैं, तो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि वहाँ पे क्या क्वेश्चनेबल चीज़ है, क्या कुछ गलत है, सही है, तो उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। तो उन्हें उस रिलेटेड फील्ड से ही, जो वहाँ पे अगर कोई हार्डवेयर एक्सपर्ट है, कोई सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट है, वो अगर वहाँ जा रहे हैं तो वो वहाँ पे एज अ एक्सपर्ट कहलाएंगे। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास सेक्शन 46। सेक्शन 46 में कहा गया है फैक्ट्स बेरिंग अपॉन ओपिनियंस ऑफ एक्सपर्ट। जो एक्सपर्ट के जो ओपिनियन है उसके ऊपर जो फैक्ट्स बेयर करते हैं, इसमें क्या कहा गया है, व्हेन द ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट इज़ रेलेवेंट, तो एनी फैक्ट विच इज़ अदरवाइज इरेलीवेंट बिकम रेलेवेंट इफ़ इट आइदर सपोर्ट्स और कॉन्ट्राडिक्ट्स द ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट। अब पहले से अगर कोई बात मतलब कोर्ट में कही जा रही थी, तो पहले वो बात इरेलीवेंट थी, मतलब उसका कोई लिंक नहीं बन रहा था कि अच्छा ऐसा होता है, ऐसा तो नहीं होता, हमने तो नहीं सुना। बट अगर कोई एक्सपर्ट जाके उस बात को कह रहा है कि हाँ ऐसा होता है या ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, तो जो बात थी पहले की वो एकदम इरेलीवेंट थी। कोर्ट उस बात को रिलेट नहीं कर रहे थे अपने किसी केस से। तो एक्सपर्ट के वहाँ जाने से, एक्सपर्ट अगर अपने फैक्ट्स वहाँ पे, ओपिनियन वहाँ पे दे रहे हैं, तो उस अकॉर्डिंगली वो पॉइंट जो हैं वो वहाँ पे रेलेवेंट हो जाते हैं। ओके, उस पर फिर कोर्ट क्या है, उस बात को कोर्ट एक मान्यता दे देते हैं कि हाँ ये बात सही है या ये बात गलत है। नेक्स्ट है हमारे पास सेक्शन 47। सेक्शन 47 कहते हैं ओपिनियन एज टू हैंड राइटिंग व्हेन रेलेवेंट। जब व्हेन द कोर्ट
as to form an opinion as the to the person by whom any document was written or signed it. The opinion of any person acquainted with the handwriting of the person by whom it is supposed to be written or signed it, that it was or was not written or signed it by that person, it is relevant fact. अब इसमें सेक्शन 47 में क्या कहा गया है कि इसमें हैंडराइटिंग के लिए ओपिनियन चाहिए जो कि रेलेवेंट होगा। अब वो रेलेवेंट कब होगा? वो हैंडराइटिंग के लिए आप ओपिनियन आप देंगे तो वो तब रेलेवेंट होगा जब अगर वो जो हैंडराइटिंग है ना किसी पर्सन की, उस पर्सन की हैंडराइटिंग या तो उनके कोई क्लोज रिलेटिव हो, कोई फ्रेंड हो, कोई नोन हो, मतलब जिन्होंने उस पर्सन को लिखते हुए देखा है, उन्हें पता है वो कैसा लिखते हैं, उनकी हैंडराइटिंग उन्होंने देखी हुई है, लिखते हुए देखा है, या फिर उनके लिखे हुए लेटर्स या नोट्स उनके पास आए हैं, उन्होंने कभी देखे हैं, तो वो उनके हैंडराइटिंग से सिमिलर हो जाते हैं। इससे पता होता है ना आपको कि हाँ, अपने घर में जैसे फैमिली मेम्बर्स होते तो उन सबके हैंडराइटिंग का हमें पता रहता है कि हाँ ये ऐसे लिखते हैं। अब जैसे कॉलेज में, क्लास में हमारे जो फ्रेंड्स वगैरह होते हैं तो उनकी हैंडराइटिंग का हमें आपस में एक पता रहता है, एक नॉलेज रहता है कि हाँ उनकी हैंडराइटिंग ऐसे है। तो आप उनकी बिहाफ पे एक वहाँ पे एज ए एक्सपर्ट के तौर पे आप वहाँ पे फैक्ट बता सकते हैं कि हाँ मैंने देखी है उनकी हैंडराइटिंग ऐसी थी, तो उसे आप पहचान सकते हो कि नहीं पहचान सकते हो, तो वहाँ पे वो फिर रेलेवेंट कहलाएंगे, रेलेवेंट हो जाएगा वो फैक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास सेक्शन 47A। 47A में क्या कहा जा रहा है कि ओपिनियन एज टू डिजिटल सिग्नेचर व्हेन रेलेवेंट। अब जो डिजिटल सिग्नेचर है, डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है कि हम जो ऑनलाइन अगर कोई भी हम पासवर्ड लगा रहे हैं किसी चीज़ के लिए, कोई की लगा रहे हैं, तो वो सब हमारा डिजिटल सिग्नेचर हो जाता है। कोड वर्ड वगैरह अगर हम लगा देते हैं किसी चीज़ को ओपन करने के लिए, तो वो ऐसा हमारा डिजिटल सिग्नेचर कहलाता है। तो अब वो उनके डिजिटल सिग्नेचर के लिए अगर कोई ओपिनियन दे रहा है आकर के, तो वो रेलेवेंट कब होगा? वो होता है दिस सेक्शन डील्स विद द रेलेवेंसी ऑफ एक्सपर्ट ओपिनियन एज टू जीनियसनेस ऑफ डिजिटल सिग्नेचर when the court has to form an opinion as to the digital signature of any person, the opinion of the certifying authority which has issued the digital signature certificate is a relevant fact. अब इन्होंने क्या कहा, अब डिजिटल सिग्नेचर पे अगर कोई ओपिनियन आके दे रहा है तो वो कब रेलेवेंट होगा? वो रेलेवेंट तब होगा जब अगर कोई पर्सन जो है, जो फैक्ट वहाँ पे बता रहे हैं ना, तो वो तो एज एक्सपर्ट ही कहलाएंगे हमारे वहाँ पे जो फैक्ट बताते हैं। तो अब वो पर्सन वहाँ पे मतलब उसके जो फैक्ट्स हैं वो रेलेवेंट तब होंगे अगर वो पर्सन खुद जो है डिजिटल सिग्नेचर में एकदम एक्सपर्ट जीनियस हो, डिजिटल सिग्नेचर वगैरह में। डिजिटल सिग्नेचर वो फ्रेम कर सकता है, उन्हें आइडेंटिफाई कर सकता है, तो वो डिजिटल सिग्नेचर वाली उस काम में वो एकदम एक्सपर्ट हो, माहिर हो, स्किल्ड हो उस चीज़ में। उनके पास एक सर्टिफाइड मतलब सर्टिफिकेट वगैरह हो, अथॉरिटी हो उनके पास में दिखाने के लिए कि हाँ मैंने ये कंप्लीट उस चीज़ को मैंने अच्छे से सीखा हुआ है, मैं कर सकता हूँ। तो उस पर्सन की अगर जो फैक्ट्स वगैरह अगर वो पर्सन आके बता रहा है तो उसे फिर कोर्ट में रेलेवेंट माना जाता है। फिर हमारे पास सेक्शन 48। सेक्शन 48 कहता है कि ओपिनियंस एज टू एग्जिस्टेंस ऑफ राइट और कस्टम्स व्हेन रेलेवेंट। अब किसी भी राइट को लेकर के या किसी भी कस्टम्स वगैरह को लेकर के, मतलब जो ये पुराने जो कस्टम्स चलते हैं ना, सबके अलग अलग कस्टम की नहीं, हमारे यहाँ पे यही तौर तरीके हैं या यही लैंग्वेज है, यही रीति रिवाज हैं, तो उन सब की जो एग्जिस्टेंस है उसके बारे में अगर कोई ओपिनियन दे रहा है आकर के, तो वो ओपिनियन कब रेलेवेंट होगा? वो तब रेलेवेंट होगा व्हेन देयर इज़ अ क्वेश्चन ऑफ existence of any general custom and right on which the court has to form an opinion. The opinion of person who are aware of the existence of such general custom or right is relevant. अब यहाँ पे मतलब जो पर्सन खुद आकर के ये कहे कि हाँ मैं वहाँ पे, जैसे मतलब होते हैं ना, जैसे जो अलग अलग ट्राइब्स वगैरह रहते हैं उनके काफ़ी डिफरेंट कस्टम्स होते हैं, तो वो जर्नली सबको नहीं पता होते हैं। तो अगर वहाँ का कोई पर्सन आकर के ये कह रहा है कि हाँ हमारा ये कस्टम है या फिर इसको ऐसे फॉलो करा जाता है, मतलब अगर कोई अवेयर है उनके सभी कस्टम्स ट्रेडिशंस से लेकर के, अगर वो पर्सन आकर के वहाँ पे अपना
फैक्ट्स वगैरह बता रहे हैं, अपना ओपिनियन दे रहे हैं, तो उस चीज़ को फिर वहाँ पे रेलेवेंट माना जाएगा। बट वो पर्सन और फिर वो जो कस्टम है, ट्रेडिशन है, जो भी लैंग्वेज है, तो वो चीज़ वहाँ पे उस टाइम पे ज़िंदा होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो आप कोई ऐतिहासिक वाला कस्टम उठा के ले आए, नहीं, अभी भी प्रैक्टिस में होना चाहिए वो चीज़, मतलब वो चीज़ अभी लाइव हो, वो पर्सन अभी लाइव हो, ओके, वो अभी चीज़ें वो सब प्रैक्टिस में हो रही हैं, तो उस चीज़ के जो फैक्ट्स वगैरह हैं आप आके तब वहाँ पे कोर्ट में बताएंगे। फिर है हमारे पास सेक्शन 49। सेक्शन 49 में है आपका ओपिनियंस एज टू यूजेस एंड टेनेंट्स एक्सेट्रा व्हेन रेलेवेंट व्हेन द कोर्ट हैज़ टू फॉर्म एन ओपिनियन एज टू। अब ये सब चीज़ें जो हमारे ओपिनियंस हैं किसी भी चीज़ की यूसेज को लेके, टेनेंट्स को लेकर के, वो कब रेलेवेंट होते हैं, जब जो कोर्ट को ओपिनियन फॉर्म करना होता है। क्या कहते हैं इसमें, द सेक्शन एडमिट्स द ओपिनियन ऑफ पर्सन हु हैज़ स्पेशल मीन्स और नॉलेज ऑफ एनी वर्ड और वोकैबुलरी used in any locality, language, religion, custom, etc. Section 49 lays down when the court has to form an opinion as to usages and tenets of any body of men or family, the constitution and administration of any religious or charitable foundation. और जो ये ओपिनियन है पर्सन का हु हैज़ स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज इज़ रेलेवेंट। अब इसमें क्या बात हो रही है, इसमें कहा जा रहा है कि आपका ये सेक्शन बताता है कि अगर किसी पर्सन को मतलब स्पेशल मतलब नॉलेज है, मतलब जैसे अगर हम कोई भी कॉमन सा वर्ड ले लें, तो हर जगह, हर अपनी इंडिया को अगर हम देखें तो हर स्टेट में, स्टेट के अंदर भी, जैसे डिस्ट्रिक्ट वाइज भी आपकी लैंग्वेज में काफ़ी डिफरेंस आता जाता है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस ना, तो हर जगह एक ही वर्ड को काफ़ी अलग अलग लैंग्वेज में कहा जाता है। तो अगर किसी पर्सन को डिफरेंट लैंग्वेजेस की, लोकेलिटी की, मतलब अलग अलग वोकैबलरी, तो इन सब की अगर उन्हें नॉलेज है, पूरे उनके रिलीजन, उनकी लैंग्वेज, कस्टम्स, उन सब की अगर उनसे नॉलेज है उस पर्सन की, उस पर्सन को, तो वो आकर के वहाँ पे कोर्ट में अपने फैक्ट्स वगैरह या ओपिनियंस दे सकता है। ओके, तो वो पर्सन यहाँ पे जिसके पास स्पेशल नॉलेज है इन सभी चीज़ों को लेकर के, बिकॉज ये होता है ना कई बार कि इन पर्सन को सिर्फ अपना लोकल नॉलेज है, दूसरे पर्सन को अपना लोकल नॉलेज है, बट दोनों को बट ऐसा कोई थर्ड पर्सन चाहिए अब हमें यहाँ पे जिनको दोनों के ही बारे में पूरा नॉलेज हो, तो वो यहाँ पे एज अ एक्सपर्ट कहलाएंगे। वो इस डिस्प्यूट को फिर मतलब सॉल्व आउट करवा सकते हैं कि हाँ, ये दोनों एक ही चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, या फिर इस लैंग्वेज में भी ऐसा कुछ है और इस लैंग्वेज में भी ऐसा कुछ है, तो वो चीज़ वो सॉर्ट आउट कराते हैं। फिर है हमारे पास सेक्शन 50। सेक्शन 50 क्या कहता है कि अगर जो भी ओपिनियन है या रिलेशनशिप है वो कब रेलेवेंट होती है, जब अगर कोर्ट, मतलब जो है कोर्ट हैज़ टू फॉर्म एन ओपिनियन एज टू द रिलेशनशिप ऑफ वन पर्सन टू अनदर, द ओपिनियन ऑफ फैमिली मेम्बर और ऑफ अदर पर्सन expresses by his conduct is relevant, but the declarant must have special means of knowledge on the subject. अब किसी का रिलेशनशिप है, अब कोई हस्बैंड वाइफ है, अब कोर्ट को तो नहीं पता ना कि वो हस्बैंड वाइफ हैं कि नहीं हैं, है ना, तो उस चीज़ के लिए अगर उनका कोई फैमिली मेम्बर आ कर के, या फिर उनके नेबर या फ्रेंड्स जिन्होंने उन्हें देखा है कि हाँ वो साथ में रहते हैं, वो साथ में एज अ हस्बैंड वाइफ रह रहे हैं, ओके, उस चीज़ को आकर के अगर वो लोग कोर्ट में बता रहे हैं तो उसे फिर रेलेवेंट माना जाता है। और साथ में हमें इसके एक कोई भी मतलब आपको एक डिक्लेरेंट भी शो करना होता है कि हाँ, जैसे मैरिज के लिए आपका मैरिज सर्टिफिकेट हो गया, अगर कोई डेथ वगैरह हो गई है किसी की वो, और या फिर अगर आपके कोई रिलेटिव हैं कि हाँ ये आपके फादर हैं या आपके गार्डियन हैं, तो उन सब के लिए, हर रिलेशन के लिए कोर्ट को नहीं पता ना, कोर्ट को तो नहीं पता कि आपका किससे क्या रिलेशन है, किससे क्या रिश्ते हैं, तो वो सब चीज़ आपको कोर्ट में, अगर आपके कोई रिलेटिव्स या कोई नोन जो हैं जिन्होंने आपको देखा है वहाँ रहते हुए, बिहेव करते हुए, वो जाके बता रहे हैं कि हाँ इनका इनसे यही रिश्ता है, तो कोर्ट उस चीज़ को फिर मान्यता देता है। ओके, तो वो वहाँ पे रिलेवेंट हो जाता है। फिर है हमारे पास सेक्शन 51। सेक्शन 51 में कहा गया है ग्राउंड्स ऑफ ओपिनियन व्हेन रेलेवेंट। अब रेलेवेंट कब होंगी ये चीज़ें जो ओपिनियन वगैरह हो रही हैं,
whenever the opinion of any living person is relevant, the grounds on which such opinion is based are also relevant. कि जब भी जो ओपिनियन है ना किसी भी लिविंग पर्सन के, तो वो रेलेवेंट होते हैं, और जिस बेसिस पे उन्होंने मतलब कहा है तो वो भी रेलेवेंट होगा. अब ये नहीं है कि आप कोई इंसान मर चुका है उसके बारे में आप अभी जाके हमें बता रहे हैं कि नहीं वो तो ऐसा कहते थे या वो ऐसा करते थे. नहीं, जो पर्सन लिविंग है आप उनके बारे में अगर हमें बता रहे हैं, या फिर आपने जो बेसिस जिस ग्राउंड पे अगर आप कह रहे हैं बेस पे आप फैक्ट जो ले रहे हो आप कि हाँ हमने इन्हें ऐसा करते हुए देखा है, तो वो जो ग्राउंड है आपका वो ग्राउंड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि आप वो ग्राउंड एकदम पहले का उठा के ले आए, या ग्राउंड अभी वो प्रेजेंट ही नहीं है आपका जो बेसिस पे आप अपनी फैक्ट रखना चाह रहे हैं. तो आपका वो फैक्ट क्या है वो वहाँ पे प्रेजेंटली होना चाहिए कि हाँ वो फैक्ट है प्रेजेंट अभी भी. तो उस फैक्ट के ऊपर आप बेस्ड करके अपना ओपिनियन देते हैं कोर्ट में. ये तो हो गई आपके इंडियन एविडेंस एक्ट. अब अगर हम सीआरपीसी में देखें तो सीआरपीसी में हमारे पास है सेक्शन 293. अब सेक्शन 293 में क्या क्या है हमारे पास. सेक्शन 293 क्लॉज 1 कहता है कि कोई भी डॉक्यूमेंट purporting to be report under the hand of government scientific expert to whom this section applies upon any matter or thing for examination or analysis may be used as evidence in any inquiry, trial or other proceedings under this code. कि अगर जो भी मतलब साइंटिफिक एक्सपर्ट हैं या जो भी एक्सपर्ट हैं, अभी हमने एक्सपर्ट्स के बारे में बताया कि एक्सपर्ट कैसे कैसे होते हैं, कौन कौन होते हैं, है ना, एविडेंस एक्ट के थ्रू. तो अब जो वो एक्सपर्ट्स हैं जिन पे ये लॉ एप्लीकेबल हो रहा है, अगर वो कोई भी रिपोर्ट या फैक्ट कोई भी मैटर आके अगर वो बता रहे हैं कोर्ट में, तो उसे एज अ एविडेंस के तौर पे यूज़ करा जाएगा. मतलब अगर उन्होंने किसी एक्सपर्ट ने कोई जाके वहाँ पे अपना फैक्ट बताया कि हाँ ये चीज़ ऐसे होती है या ऐसे है, तो फिर उस चीज़ के बारे में इंक्वायरी एग्जामिनेशन होगा, उस चीज़ को कंसिडर करा जाएगा वहाँ पे एज अ एविडेंस के तौर पे. ये हो गया हमारा सेक्शन 293 ऑफ क्लॉज 1. अब हमारे पास क्लॉज 2 क्या कहता है. सेक्शन 293 क्लॉज 2 ये कहता है कि जो कोर्ट है ना, अगर कोर्ट को लगता है कि हाँ वो चीज़ सही है, द कोर्ट में if it thinks fit summon and examine any such expert as to be the subject matter of his report. अगर कोर्ट को वो सही लग रहा है वो चीज़ कि हाँ ये चीज़ सही है, तो उस चीज़ के लिए वो एक्सपर्ट को समन कर सकता है कोर्ट में कि हाँ ठीक है आप इस बात को आके जस्टिफाई करें कि आपको ये क्यों लगता है ऐसा, कैसे आपने ये फैक्ट्स वगैरह आप कैसे आए आप इन फैक्ट्स पे, इन फैक्ट्स का ओपिनियन क्या हो सकता है. तो वो सब चीज़ें आप कोर्ट को मतलब कोर्ट जो है एक्सपर्ट को फिर समन करेगा उसमें कोर्ट में. फिर है हमारे पास सेक्शन 293 ऑफ क्लॉज 3. अब क्लॉज 3 में क्या कहा गया है कि जब वेयर एनी सच एक्सपर्ट इज समन्ड बाय द कोर्ट एंड ही इज़ अनेबल टू अटेंड पर्सनली, ही मे डिप्यूट any responsible officer working with him to attend the court if such officer is conversant the fact of the case and can satisfactorily dispose in court on his behalf. अब कोर्ट ने तो समन कर लिया एक्सपर्ट को, बट एक्सपर्ट्स जो होते हैं उनके पास में काफ़ी सारे काम होते हैं. ये नहीं कि उनके पास में एक ही केस है, उस केस के लिए वो उन्होंने उस केस का रिजल्ट निकाला और उसे लेके कोर्ट में चले गए, बिकॉज कोर्ट की ट्रायल्स तो काफ़ी लंबी चलती हैं एंड एक बार में नहीं होता. आज समन करा, आज नहीं हुआ, तो फिर नेक्स्ट समन पे फिर नेक्स्ट जो उनके होगा हेयरिंग्स वगैरह उस पर फिर उनको बुलाया जाएगा. तो इसके कई बार क्या होता है फिर एक्सपर्ट अपनी जगह उनके साथ में जो टीम मेंबर जिन्होंने मिलके काम करा होता है, जिनको पूरी कंप्लीट नॉलेज है उस फैक्ट के बारे में, जो वहाँ पे कोर्ट में जा कर के एक मतलब अच्छे से उस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं या बता सकते हैं उन फैक्ट्स को, तो उन्हें वो अपनी जगह डिप्यूट करके भेज देते हैं कि हाँ ये मेरी जगह है, वहाँ पे जा सकता है. तो ये आ जाता है अंडर सेक्शन 293 ऑफ क्लॉज 3. अब हमारे पास है सेक्शन 293 ऑफ क्लॉज 4. अब क्लॉज 4 क्या कहता है. क्लॉज 4 में ये बताया गया है कि ये जो हमारे पास सेक्शन है ना 293 वाला, अब ये 293 सेक्शन किस किस गवर्नमेंट साइंटिफिक एक्सपर्ट्स पे अप्लाइड होता है. क्योंकि एक्सपर्ट तो अब सब हैं,
है ना, जो भी स्किलफुल पर्सन हैं, जिन्हें नॉलेज है, वो सब एक्सपर्ट हैं। बट ये जो हमारे सेक्शंस हैं CRPC वाले, ये हमारे एप्लीकेबल होते हैं जो गवर्नमेंट साइंटिफिक एक्सपर्ट्स हैं। तो अब उन पे किस किस पे एप्लीकेबल हो रहा है ये एप्लीकेबल हो रहा है कि कोई भी एनी केमिकल एग्जामिनर और असिस्टेंट केमिकल एग्जामिनर, any chief inspector of explosive, the director of fingerprint bureau, the director of Hekif Institute Bombay, the director, deputy director or assistant director of central and state forensic laboratory and the serologist of the government। तो जितने भी ये जो होते हैं डायरेक्टर्स, चीफ इंस्पेक्टर, एक्सप्लोजिव वाले, केमिकल वाले, फिंगरप्रिंट वाले, और जो हमारे सेंट्रल और स्टेट फोरेंसिक लैब्स हैं हमारे पास इतनी सारी, सीरोलॉजिस्ट, तो ये सब अलग अलग डिपार्टमेंट डिविजन्स रहते हैं फोरेंसिक लैब्स में। और ये अलग अलग इनकी ना प्राइवेट लैब्स होती हैं, गवर्नमेंट लैब्स होती हैं। तो जितने भी ये गवर्नमेंट वाले जो है ना, गवर्नमेंट साइंटिफिक एक्सपर्ट्स जो होते हैं, तो इन सब पे ये हमारे CRPC के सेक्शन जो है 293 ये एप्लीकेबल होता है। तो इन सब के पास में राइट है कि वो वहाँ पे जा कर के अपना फैक्ट्स दे कर आएंगे। और जो ये फैक्ट्स देते हैं ना, अब एक्सपर्ट ने जाके वहाँ पे फैक्ट्स बता दिया। अब कई बार मेंशन हमारे जो लॉज वगैरह से मेंशन है, ओपिनियंस दे रहे हैं वो अपना, बट एग्जैक्टली जो कोर्ट है ना, वो कोर्ट किसी भी थर्ड पर्सन का ओपिनियन को एडमिसिबल नहीं मानता है। ओके, कोर्ट के एडमिसिबल होने के लिए आप ओपिनियन जो है वो सिर्फ कोर्ट खुद दे सकता है, और कोई भी थर्ड पर्सन किसी भी को मतलब डिस्प्यूटेड मैटर में या केस में जाके अपना ओपिनियन नहीं दे सकता। जो हमारे विटनेस होते हैं या हमारे जो एक्सपर्ट्स होते हैं, हमारे एक्सपर्ट विटनेस हैं वहाँ पे। ओके, तो वो वहाँ पे जाके सिर्फ अपने जो उनको जो नोन फैक्ट्स हैं ना, उन्हें जो फैक्ट्स पता हैं, वो सिर्फ वो फैक्ट्स वहाँ पे बताएंगे। उसके बाद वो कोर्ट के ऊपर होता है कि कोर्ट को अगर वो रेलेवेंट लग रहे हैं वो फैक्ट्स, तो वो उन फैक्ट्स को मानेगा। और मानेगा तो उनकी जो फैक्ट्स के ऊपर जो ओपिनियन है उनका, वो सिर्फ वो बता सकते हैं, केस के ऊपर ओपिनियन वो नहीं दे सकते हैं। ओके, सो ये हो गया हमारा एक्सपर्ट के बारे में कंप्लीट। ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन।